डियर स्टूडेंट, जो आप थंबनेल में देख पा रहे हैं इससे आपको पता चल गया होगा कि ये क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसे वैश्विक दुनिया का निर्माण या तो फिर द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड कहते हैं। कहीं कहीं पे भूमंडलीकरण भी मिलेगा आपको, या फिर कहीं कहीं पे और भी कुछ चैप्टर्स के नाम से मिलेंगे। लेकिन इसका जो मेन चैप्टर का एनसीईआरटी में नाम है वो है द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया का वैश्वीकरण। आइए समझते हैं इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे देखेंगे और उसके बारे में पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों की जो क्लास है वो पूरी तरह से चल सके और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। आइए, पहला क्वेश्चन है भूमंडलीकरण क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा एग्जाम में कि भूमंडलीकरण एक्चुअल में क्या है, तो आप लोग क्या लिखेंगे आंसर में? आप अपना दिमाग लगाइए। सबसे पहले समझिए ये पूरा भूमंडल है और इन सबको एक करना भूमंडलीकरण कहलाता है। यानी कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के बीच व्यापार, लोगों का आवागमन, विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान करना ही भूमंडलीकरण कहलाता है। आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। यह प्रक्रिया बहुत पुरानी है लेकिन आधुनिक समय में तेजी से बढ़ रही है। यानी कि आधुनिक समय में हम लोग दूसरे दूसरे देशों से चीज़ें आवागमन कर रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें ला रहे हैं, ज़्यादा चीज़ें भेज रहे हैं, ताकि हम लोगों का जो बिजनेस है वो लंबे समय से चलते रहे। तो भूमंडलीकरण क्या हो गया? दूसरे दूसरे देशों से चीज़ों का आदान प्रदान करना, शॉर्ट फॉर्म में। अब है कि कुछ चीज़ें हैं जो भूमंडलीकरण में सपोर्ट किया, जैसे सिल्क रूट। आपको एग्जाम में पढ़ने को या क्वेश्चन आंसर लिखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिल्क रूट क्या था। ठीक है, जब चैप्टर आप पढ़ेंगे या एग्जाम के अंदर आप जाएंगे तो अगर पूछ दे सिल्क रूट क्या है, तो इसका सिंपल सा जवाब देना है कि सिल्क रूट प्राचीन व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क था जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ता था। यानी कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक रास्ता है जो सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहलाता है। उसी से रेशम का चाइना से अफ्रीका जाता था, चाइना से इंडिया आता था। वो सारे रास्ते, यहाँ पे देखिए बहुत सारा रास्ता बनाया गया है जो भारत को जोड़ता है, चाइना, एशिया को जोड़ता है, यूरोप और अफ्रीका, तीनों महादेशों को जोड़ रहा है। ये एशिया महादेश है, यूरोप और अफ्रीका महादेश है। इन तीनों को जो रास्ता जोड़ता है उसे सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहते हैं। एक्चुअल में ये मार्ग बना ही था रेशम के आदान प्रदान करने के लिए, इसीलिए इसका नाम रखा गया रेशम मार्ग। देखिए पहले जो व्यापार होता था ऊंटों पर सामान लोड कर करके कितने मजे से लोग जाते थे। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं रेशम मार्ग। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। चीन से रेशम यूरोप भेजा जाता था, भारत से मसाले और वस्त्र भेजे जाते थे। ये इस रूट का काम है, जो मेन काम है, जो मेन पॉइंट है आपके एग्जाम का, वो ये चीजें अगर आप लिख देंगे तो पूरा मार्क्स मिलेंगे। इस मार्ग से केवल वस्तुओं का ही नहीं बल्कि विचारों, धर्मों, भाषाओं, कला, यहाँ पे धर्म होगा, धमी लिखा गया है, धर्मों, भाषाओं, कला, तकनीक और संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता था। जैसे लोग वहां जाएंगे तो जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे, आप ही के पास अगर समझिए कि विदेश का कोई आदमी आ जाए और पूरा दूसरे टाइप के करे, वो चीजें आपको जो अच्छा लगेगा वो ग्रहण कर लेंगे, जो खराब लगेगा उसका मजाक बना देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। वो चीजें उस समय भी होता था। ठीक है, अब क्या है कि कुछ वस्तुएं जिनका व्यापार होता था, जैसे रेशम होता था, मसाला होता था, ठीक है, वस्त्र होता था, कीमती पत्थर अभी भी यहाँ पे निकलते हैं, कीमती पत्थर, वस्तुएं इस टाइप के धातुएं होता था, मूर्तियां, संस्कृति का आदान प्रदान भी होते थे। देख लीजिए यहाँ पे सारी चीजें दिया गया है आपके यहाँ पे। ठीक है, महत्व क्या था इस रेशम मार्ग का? तो दुनिया को जोड़ता था ये मार्ग और व्यापार, संस्कृति, सभ्यता के विकासों में मदद मिला इससे। और आज के वैश्वीकरण की बुनियादी मार्ग, मतलब बुनियाद, जो आज जो वैश्वीकरण हुआ है हमारा, जो आज हमारा वैश्वीकरण हुआ है उसका बुनियाद यही मार्ग है। ठीक है, और कोई नहीं। अब है कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान का क्या प्रभाव पड़ा पूरे देश में। देखिए ये है अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, हाँ,
महान खोजों के बाद ये सारी चीजें हैं। और जब खाद्य का आदान प्रदान एक दूसरे में होता है तो कुछ भोजन वहां चला गया यहाँ वाला, और कुछ यहाँ का जो खाने का सामग्री था वो वहां चला गया। जैसे अमेरिका से यूरोप और एशिया आए नए खाद्य पदार्थ, जैसे आलू आ गया, टमाटर आ गया। ये फोटो और फिगर हमने इसलिए बनवाया क्योंकि आपके दिमाग में चीजें रहे, कद्दू, मिर्च, मक्का, टमाटर, आलू, ये सब अमेरिका से आया है। ठीक है, चाहे वो यूरोप गया हो चाहे वो भारत गया हो। ठीक है। इस तरीके से चीजें, खाद्य के आदान प्रदान होने से ये सारी चीजें आया गया। ठीक है, इसमें से और यहाँ पे सुधार हुआ, जैसे विविध और पौष्टिक भोजन। यहाँ पे ये भोजन होगा भाई, भोजन में सुधार हुआ जब वैश्वीकरण हुआ। थोड़ा ऊपर कर देते हैं और थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को देखने में मजा आए। ठीक है, देखिए, भोजन में सुधार हुआ अगर भोजन का आदान प्रदान हुआ तो। विविध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध हुआ। ठीक है। दूसरा, कई फसलें आसानी से उगने लगे और भोजन सस्ता और अधिक मात्रा में मिलने लगा। ठीक है, वहीं पे जनसंख्या बढ़ी। बेहतर भोजन और पोषण से स्वास्थ्य में सुधार हुआ और जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। वहीं पे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। क्या पड़ा? तो आयरलैंड में सभी लोग आलूए लगाने लगे। आलू शुरू शुरू में गया तो पूरा आलू लगाया, और उसके बाद आलू का खराब हो गया फसल। तो आलू मुख्य भोजन था। 1845 से 49 के बीच आलू की फसल में बीमारी आ गई, व्हाइट बीमारी, और जिससे कि आलू खराब हो गया, और जिसके कारण भयावह भूखमरी की स्थिति आ गई। कहाँ पे? आयरलैंड में। लगभग 10 लाख लोग मारे गए। आलूए नहीं उपजा, खाएगा क्या? नहीं खाया तो भूखे मर गया। ठीक है, तो लाखों लोग वहां से आयरलैंड से पलायन कर गए। ये सारी चीजें थी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि खाद्य पदार्थों के आदान प्रदान से दुनिया में भोजन की विविधता, पोषण और जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन प्रतिकूल या प्राकृतिक आपदाओं और फसल रोगों से बड़े बड़े संकट भी पैदा हुए। तो भोजन के आदान प्रदान करने से, यहाँ पे क्वेश्चन था ना कि भोजन के आदान प्रदान का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए, प्रभाव ये पड़ा कि भोजन की विविधता, पोषण और जनसंख्या में वृद्धि हुई, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं, कभी कभी ये टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, मैं पढ़ूंगा उसे ध्यान से सुनना है। प्राकृतिक आपदाओं और फसल रोगों से बड़े बड़े संकट भी पैदा हुए। अब है कि अमेरिका की खोज का क्या प्रभाव पड़ा। यूरोप में जब अमेरिका की खोज किया तो उसका एक्चुअल में क्या प्रभाव पड़ा, आइए जानते हैं। यूरोप ने जब अमेरिका की खोज कर लिया, किसने किया था खोज भाई? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया 1492 ईस्वी में। और इसके नेतृत्व में यूरोपियों ने समुद्री मार्ग से अमेरिका की खोज किया। इस खोज का यूरोप, अमेरिका और पूरी दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा ही। अमेरिका, जब अमेरिका जान गया कि दुनिया में ऐसे ऐसे हैं, तो अभी देखो कैसे तांडव कर रहे हैं। कभी ईरान पे उड़ा देता है, कभी इधर मार रहा है, कभी उसका राष्ट्रपति उठा ले रहा है। प्रभाव तो पड़ा है भाई, लेकिन उस समय भी प्रभाव पड़ा था, और वो गहरा प्रभाव पड़ा था। क्या क्या हुआ? जब अमेरिका की खोज कर लिया तो नए व्यापार का मार्ग खुल गया। देखिए, ये रास्ता, ये यूरोप है, यहाँ से अमेरिका खोज लिया, अमेरिका खोजा, दो अमेरिका है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। कोलंबस ने भाई खोजा और बोला कि आप सामान यहाँ ले जाके बेचो, बेचने लगा। नए व्यापार का मार्ग मिला, अमेरिका में उपनिवेश बनाए। अब इंग्लैंड वाले, यूरोप वाले लोग अब अमेरिका में जा जाके अपना उपनिवेश बनाया, मतलब वहां के लोगों को गुलाम किया, अपना जो है वहां पे फैक्ट्री खोला जाके। ठीक है, ये सारी चीजों में फायदा हुआ, देख लीजिए। यूरोपीय देशों ने अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए और स्थानीय संसाधनों पर कब्जा कर लिया, वहां के चीजों पर ये लोग कब्जा कर लिए। ठीक है, तो अभी भी जो अमेरिका में सारे लोग हैं, वो ये नहीं है कि वो वहां के ही पुराने लोग हैं। इंग्लैंड से, यूरोप से जा जा के लोग वहां पे बस गए, और वहां के जो ये स्थानीय लोग थे उन लोगों पर कब्जा कर लिया, जैसे अंग्रेजों ने भारतीयों पर भी कब्जा किया था पहले। ठीक है, यूरोप को सोना चांदी मिला। अमेरिका से सोना और चांदी और बहुमूल्य धातुएं यूरोप लाए गए। ठीक है, यानी कि अमेरिका में बहुत सारे सोना चांदी था, वहां से लोग ले आए, जैसे इंडिया से ले गया बहुत सारे सोना चांदी, और यूरोप की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई। अमेरिका के खोजने से ये सारा फायदा हुआ।
और फायदा क्या हुआ, बीमारियां फैलने से स्थानीय लोग मरे भी। ठीक है, यूरोप से आई चेचक, खसरा और अन्य बीमारियों से लाखों स्थानीय लोग की मृत्यु हो गई। यानी कि यूरोप में लोग बहुत सारे चेचक वगैरह फैला हुआ था, तो अमेरिका गया, वहां से लोग अमेरिका में भी फैल गया, और अमेरिका वाले लोग जानते नहीं थे कि इसका इलाज क्या होता है, तो वहां के स्थानीय लोगों की बहुत ज्यादा मृत्यु भी हो गई। ठीक है, और इस खोज ने आधुनिक विश्व के इतिहास की दिशा बदल दी और वैश्विक संपर्क का नया युग शुरू किया। ठीक है। आगे है विश्व अर्थव्यवस्था कैसे बनी, यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसे बना। तो 19वीं सदी में 3 प्रकार के प्रभाव से या प्रवाह से विश्व अर्थव्यवस्था बनी। 19वीं सदी में, यानी कि 19वीं सदी कब कहते हैं, 1801 से लेकर 1900 तक को कहते हैं 19वीं सदी। और उसमें क्या क्या हुआ, तो व्यापार हुआ, दुनिया के अलग अलग देशों के बीच वस्तुओं का बड़े पैमाने में आदान प्रदान हुआ। जैसे मसाले, कपास के वस्त्र और अनाज इंडिया से भर भर कर ले गया। ठीक है, नई तकनीक और परिवहन के साधन, रेल, जहाज से व्यापार तेज और सस्ता हो गया। ठीक है, अब लेबर माइग्रेशन भी हुआ, रोजगार की तलाश में लाखों लोग एक देश से दूसरे देश जाने लगे। यहाँ पे अगर काम नहीं है तो सऊदी अरेबिया में कमाएगा, कनाडा में जाके काम करेगा और पैसा लाके घर में अमीर होगा। तो ये लेबर माइग्रेशन उसको बोलते हैं, श्रम का विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, तो उदाहरण के लिए यूरोप के लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि गए और वहां काम किया। इससे देश की आबादी, कौशल और उत्पादन क्षमता बढ़ी। ठीक है, और आगे क्या है कि पूंजी इन्वेस्टमेंट किया गया। जैसे धनवान लोग अपने पैसे दूसरे देश में ले जाके लगाए, निवेश किए, इन्वेस्ट किया। ठीक है, उदाहरण के लिए कारखाने लगाना, रेल बनाना, खाने, बैंक की स्थापना करना, ये सारी चीजें। ठीक है, हाँ, इससे क्या हुआ, उद्योग, खनन, बैंकिंग और बुनियादी सुविधाओं का विकास हुआ। और श्रम से क्या हुआ, इससे देश की आबादी और कौशल उत्पादन क्षमता बढ़ी। और व्यापार से क्या हुआ, नई तकनीक और परिवहन के साधन जैसे रेल, जहाज से व्यापार और ज्यादा तेज हो गए। और ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े थे। कैसे जुड़े थे, देखिए, व्यापार के लिए श्रम और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, यहाँ तीनों चीज था, व्यापार, श्रम और पूंजी, तीनों जो है वो अर्थव्यवस्था का एक कड़ी है, और तीनों चीज में वृद्धि हुआ। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे श्रमिक को काम मिला, ये वस्तुएं खरीदे और अर्थव्यवस्था बढ़ा दिया। वहीं पे पूंजी के निवेश से व्यापार और रोजगार के अवसर मिले। ये सारी चीजें थी। अब है कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ एक नियम था। कॉर्न मतलब होता है फसल। ठीक है, यानी कि भुट्टा, जो मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, कॉर्न अनाज को बोलते हैं। ठीक है, तो उसका एक लॉ आया था। ब्रिटेन में खाद्यान्न आयात पर लगाए गए कर और प्रतिबंधों को कॉर्न लॉ कहा जाता है। अमेरिका और ब्रिटेन लोग क्या किए, यानी कि जो होशियार आदमी रहता है वो पैसा कमाने का नया नया तरीका सोचता है। पहले भोजन जाता था, आता था, जो दाम है वही लिया। अब देखा कि भाई वहां से, भारत से चाहे अमेरिका से लोग क्या करने लगे, यहाँ लाला के बेच बेच के पैसा कमा रहा है। भाई तो हमको भी कुछ पैसा दो। कैसे देगा, तो टैक्स लगा दिया कि जितना आयात करेंगे हम तुम्हारे देश से, जितना अपने देश में खरीदवाएंगे, उसका कुछ परसेंट टैक्स लेंगे। वैसी को कहा गया कॉर्न लॉ। यानी कि ब्रिटेन में खाद्यान्न आयात पर लगाए गए कर और प्रतिबंध को कॉर्न लॉ कहा जाता है। बाद में इसे हटाया गया ताकि सस्ता अनाज मिल सके। पहले लगाया गया ताकि पैसा कमाया जा सके, लेकिन अब आदमी लिए नहीं जाने लगा। टैक्स लेगा तो आदमी 20 को जा रहा था तो 10 एक जाएगा, 10 को बोले साला टैक्स देंगे वगैरह, नहीं देंगे, दूसरे जगह बेचेंगे। तो 20 आदमी बेच रहा था, वहां 10 आदमी बेचेगा तो अनाज एकदम बढ़ जाएगा। 10 रुपये दे रहा था, 30 रुपये मिलेगा, क्योंकि टैक्स वो तो जोड़ा है। तो इसे बाद में हटा दिया गया कॉर्न लॉ। तो कॉर्न लॉ आपको पता चल गया होगा, 1815 से 46 तक चला। कॉर्न लॉ में क्या किया गया था, तो मक्का अनाज आयातित करने के लिए क्या करता था, मेनली मक्का ही होता था, इसीलिए इसे कॉर्न लॉ कहा गया। तो कम लोग लेने लगे, लेकिन उसका टैक्स लेता था, और उसी नियम को कहते हैं कॉर्न लॉ। तो साफ शब्दों में याद रखेंगे, ब्रिटेन में खाद्यान्न आयात पर लगाए गए कर और प्रतिबंध को कॉर्न लॉ कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है। उसे अगर डिटेल से पढ़ना हो कॉर्न लॉ, तो आइए थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। 1815 से 1846 तक ब्रिटेन में लागू था यह कानून। ठीक है,
हाँ, अब विदेशों से आने वाले अनाज जैसे गेहूं आदि पर भारी कर लगाया जाता था। उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश जमींदारों और किसानों के हितों की रक्षा किया जा सके, ब्रिटेन के लोगों के हितों की रक्षा करना था। ठीक है। हाँ, और यह अनाज पर भारी कर था, और इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो अनाज महंगा हो गया, टैक्स। अब जो व्यापारी बेचने ले गया है, मान के चलते हैं कि कहीं से खरीद के 10 रुपये ले गया और 5 रुपये टैक्स है, तो 15 रुपये तो ऐसे ही उसका खरीदारी पड़ गया। 25 रुपये नहीं बेचेगा तो फायदा कैसे होगा। और अगर आप टैक्स नहीं लेते तो 10 रुपये हम खरीद के हो सकता था 15 रुपये हम बेच देते, लेकिन वही 25 रुपये हो गया, तो महंगा हो गया। गरीब लोगों को महंगा अनाज खरीदना पड़ा और गरीब होता गया। कारखानों में काम करने वाले मजदूर की हालत खराब हो गई, तो कारखाना भी चौपट होने लगा। औद्योगिक विकास में अब बाधा आ गया, क्योंकि खैबे नहीं करेगा मजदूर तो खटेगा कहाँ से। ठीक है, यानी कि काम कहाँ से करेगा, तो ये सारी चीजें होने लगा। ठीक है, और अब इसका विरोध करने लगे लोग। आम जो लोग थे वो विरोध कैसे कर रहे हैं, व्यापारी, उद्योगपतियों और सामान्य जनता ने इसका विरोध किया। ये कौन फॉरेन लोग को हटाओ यार, रेट बढ़ा दे रहा है खाना उना का, भूखे मर रहे हैं। ठीक है, सर रॉबर्ट प्रील ने जनता के पक्ष में आकर कॉर्न लॉ को समाप्त कर दिया, यानी कि लॉर्ड प्रील था। ठीक है, हाँ, उन्होंने, किसने, तो सर रॉबर्ट प्रील ने। कब किया था, 1846 में कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया गया। अब विदेश से सस्ता अनाज आयात होने लगा और लोगों को राहत थोड़ा थोड़ा मिला। ठीक है। ये सारी चीजें था। इसका सारांश में बस वही सारांश था, वही था, ब्रिटेन में कॉर्न लॉ लागू किया गया 1815 में। विदेश से अनाज पर कर और प्रतिबंध था, और अनाज महंगा और जनता और मजदूरों को नुकसान हुआ, और जनता और उद्योगपति ने मिलकर विरोध किया, और 1846 में कॉर्न लॉ समाप्त कर दिया गया और अनाज राहत मिलने लगा। ये सारी चीजें थी। ठीक है, अगर निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में निकलता है कि कॉर्न लॉ ने अमीर जमींदारों को फायदा पहुंचाया, लेकिन गरीब और मजदूरों को नुकसान दिया। ठीक है, इसे हटाने से सस्ता अनाज मिला और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। अब है तकनीक ने वैश्वीकरण में क्या भूमिका निभाई। टेक्निकल, अब जो टेक्निकल चीजें था उससे अर्थव्यवस्था को क्या लाभ और हानि हुआ, वो सारी चीजें जानते हैं। 19वीं सदी में नई तकनीक के आविष्कार और विकास से दुनिया को जोड़ा गया। 19वीं सदी में ही सारा विकास हुआ। क्या क्या, रेलवे का विकास हुआ, भाप के जहाज हुआ, और टेलीग्राफ हुआ, मतलब चीजों को संदेशा भेजने में आसान होने लगा। रेलवे में क्या फायदा हुआ, तो रेलवे ने लंबी दूरी यात्रा को तेजी और सुरक्षित और सस्ता बना दिया, इसीलिए यहाँ पर फायदा हुआ। माल और लोगों की आवाजाही आसान हो गई। ठीक है, और दुनिया अब छोटी हो गई, बाजार एक दूसरे से जुड़ गए। दूसरा, भाप के जहाज बने, तो जहाज ने समुद्री यात्रा को तेज और भरोसेमंद बना दिया। पहले नाव से जाता था भाई, नाव चलत 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 पटरा फट गया, पानी घुस गया, नाव डूब गया, आदमी मर गया, समुद्र के अंदर समा गया। लेकिन जब जहाज बन गया भाप इंजन, तो जल्दी जाने लगा, थोड़ा अच्छा जहाज बनाया। अब दूर दराज के देशों के बीच व्यापार आसान और नियमित हो गया, कि आज चले तो जहाज से पता चल जाता है ना कि आज चलेंगे तो 2 दिन बाद पहुंचेंगे। नाव का क्या है, नाव में नाविक ऐसे ऐसे चलाएगा, और आदमी थक के सुत गया तो 2 रात से ज्यादा लग गया है ना। तो अब क्या हो गया कि नियमित हो गया। इससे क्या हुआ, समुद्र व्यापार में तेजी आई और दूर के बाजार पास आ गए। टेलीग्राफ का जब आविष्कार हुआ, तो टेलीग्राफ ने संदेश भेजने को बहुत तेज कर दिया। व्यापार, समाचार और प्रशासन में क्रांति आई। जैसे टेलीग्राफ किया, वहां से भाई 2 ट्रक तुम अमेरिका से टेलीग्राफ कर दिया, तो वहां से क्या हो गया कि 2 ट्रक अनाज भेज देना, मैसेज भेजा, आ गया। अब यहाँ से आदमी भेज देगा। नहीं तो पहले ले जाता था अमेरिका में, अनाजे नहीं खत्म हुआ है साला, आदमी बीमार पड़ गया तो नहीं खाएगा, तो वो नदिये में तैर रहा है उसका अनाज। ठीक है, तो व्यापारी लोग उतना ध्यान से नहीं जाते थे। लेकिन जब सारा संदेशा वगैरह तेज हुआ थोड़ा, तो चीजें, व्यापार थोड़ा बढ़ा, जानकारी का आदान प्रदान तेज हुआ और निर्णय जल्दी होने लगे। ये सारी चीजें में विकास हुआ। इन तकनीकों के संयुक्त प्रभाव क्या क्या हुए, तो परिवहन तेज हो गया और दुनिया के देश आपस में जुड़े, और व्यापार का विस्तार हुआ और वैश्वीकरण को
गति मिली। निष्कर्ष ये निकलता है कि आपका क्वेश्चन है तकनीकी ने वैश्वीकरण में क्या भूमिका निभाई, तो रेलवे, भाप के जहाज और टेलीग्राफ जैसी तकनीकों से दुनिया को जोड़ा गया और परिवहन और संचार को आसान बनाया गया, व्यापार को बढ़ाया और वैश्वीकरण को गति दी। अब है मांस व्यापार में तकनीकी बदलाव क्या था। ठीक है, मांस के व्यापार में क्या बदलाव हुआ, देखिए रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ। रेफ्रिजरेशन मतलब ठंडा रखने की तकनीक आई, और उसमें क्या हुआ कि 19वीं सदी में रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास हुआ, जिससे बर्फ से ठंडा रखने की जगह मशीनों से ठंडा चीजें होने लगे थे। मांस को लंबे समय तक ताजा रखा जा सकता था और मांस खराब नहीं होता था, सुरक्षित रहता था। किससे? रेफ्रिजरेशन से। और इससे एक और फायदा क्या हुआ कि अब मांस दूर देशों तक भेजा जाने लगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन हो गया, ठंडा रखा गया, भाप का जहाज बना, रेलवे बना, जिससे जल्दी भी पहुंच रहा था। तो अब मांस एक देश से दूसरे देश में सप्लाई होने लगा। जैसे भाप के जहाज से मांस समुद्र पार भेजे जाने लगे, रेलवे से अंदरूनी इलाके में, जैसे अपने ही देश के दूसरे जगह मांस भेजना है तो रेलवे से जाने लगा, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसे देशों से यूरोप तक मांस भेजे जाने लगे। इससे क्या हुआ, अब जहां पे ज्यादा मांस है वहां से ज्यादा मांस आ गया, तो मांस जो महंगा था वो सस्ता हो गया। देखिए पहले मांस 10 रुपये, उसके बाद 4 रुपये हो गया। क्यों हो गया? तो मांस की आपूर्ति बढ़ने लगी। ठीक है, तो अगर सारांश पूरी देखा जाए तो रेफ्रिजरेशन का विकास हुआ, फिर मांस दूर तक जाने लगा, कीमतें कम हुई और लोगों को अच्छा भोजन यानी कि मांस अच्छे से मिलने लगे। तकनीकी बदलावों से मांस व्यापार को स्थानीय से वैश्विक बना दिया, यानी कि मांस का बाजार अब बड़ा हो गया। और आगे एक टॉपिक है उपनिवेशवाद, जिसे कॉलोनाइजेशन कहते हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो 15वीं सदी के अंत से लेकर 20वीं सदी के प्रारंभ तक यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों पर कब्जा कर लिया और इसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो उपनिवेशवाद अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको यही बोलना है कि यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, मतलब पुराना अमेरिका, अभी का अमेरिका नहीं, ये हाइब्रिड अमेरिका है, ये अमेरिका यूरोप का आदमी चला रहा है। इंडिया का भी बहुत सारा नेता वहां पे देखिएगा, तो वो नहीं, लैटिन अमेरिका, शुद्ध अमेरिका जो पुराना अमेरिका है, उस पर कब्जा कर लिया और इसे ही कहते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, अब है यूरोप ने एशिया और अफ्रीका पर कब्जा कैसे किया। तो यूरोपीय देशों ने अपनी मजबूत सेनाओं और हथियार के बल पर कई देशों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, स्थानीय लोगों को आजीविका छीन गई, जैसे स्थानीय उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए। नए नए धंधे जब गए, अंग्रेज लेके नई नई फैक्ट्रियां लेके गए, तो जो लोकल काम था उसे बंद कर दिया गया। इसीलिए बंद कर दिया गया क्योंकि मान के चलते हैं कि आप बनाते हैं चरखा से कपड़ा और कोई बनाएगा बड़ा मशीन से कपड़ा, तो वो जल्दी ना बन जाता है, तो सस्ता बेच दिया। अब किसान कितना मेहनत करके मर जाए, साला पैसा उसको कम मिले, और जो मशीन से बनाता है वो शाइनिंग भी रहता है, चकाचक भी रहता है, तो उसका दाम भी ज्यादा मिल जाता था, मेहनत भी कम लगता था। तो जो स्थानीय उद्योग धंधे थे वो नष्ट हो गया, और परंपरागत जो आजीविका था, जीविका चलाने की चीजें थी, वो लोगों का समाप्त हो गया। किससे? उपनिवेशवाद से। उपनिवेश मतलब सीधा साधा समझ जाइए, अंग्रेज लोग जो हमारे देश को गुलाम बनाया था उसे ही उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपने दिमाग से चलने लगा। वो लोग कहता था नील उपजाओ, साला नील इंडिया वाला खाएगा ही नहीं, नील उपजा के क्या करेगा? आलू, बैगन, कोहड़ा उपजाए तो आदमी खाए भूखमरी में। अब ये अंग्रेज लोग कॉलोनाइजेशन करके बोल रहा था नील उपजाओ, और वो लोग नील का काम क्या है, कपड़ा में ऐसे छीट के और बाबू साहेब बन के घूमना। तो किसान लोगों तो बाबू साहेब का कोई मतलब नहीं है, तो स्थानीय जो उद्योग धंधा था उसे चौपट करा दिया इन लोगों ने आकर। खेती, खनिज, वन, जल स्रोत जैसे प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर शोषण किया गया। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजों का शोषण किया। किसने? तो इन चोटों ने। ठीक है, ये जो चोटा लोग आया था इंग्लैंड से, ये सब यहाँ से कच्चा माल बोरी में भर भर कर इंग्लैंड, यूरोप भेज दिया गया। तो कॉलोनाइजेशन से ये सारी नुकसान हुआ, यानी कि कॉलोनाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा और भी देशों पर। ठीक है, हाँ,
जैसे उपनिवेशवाद का क्या प्रभाव पड़ा, तो वो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ सो देख लीजिए। सबसे पहले आर्थिक शोषण स्थानीय देशों की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर दिया। इस देश का अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब क्या होता है, लोगों के पास रोकड़ा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। जो पैसा लोगों के पास है या सरकार के पास है, उसी को देश का अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे रहेगा, लोगों के पास पैसा होना चाहिए, सरकार के पास पैसा होना चाहिए। एक तो हमारा सरकार नहीं है, अंग्रेज सरकार चला रहा है, आम जनता इतना गरीब हो गया कि पैसा ही नहीं, तो अर्थव्यवस्था ऐसे ही चौपट हो गया। लोगों की स्वतंत्रता छीन गई, लोगों को गुलाम बना लिया गया और उन पर विदेशी शासन थोप दिया गया। हम बोलेंगे नील का खेती करना है तो तुम करो, नहीं तो साला भूखे मरो। और यूरोपीय देशों की समृद्धि बढ़ी, क्योंकि यहाँ से सोना चांदी हीरा मोती जो मिलता था गाड़ी में बोझ के, चाहे वो जहाज में बोझ के वहां ले जाता था, तो यहाँ समृद्धि खत्म हो गई। यहाँ पे अच्छे अच्छे फसल उगे तो वही लोग ले गए, अच्छे अच्छे कुछ चीजें होती तो वो सारे ले जाते थे। तो क्या हुए, यूरोपीय देश समृद्ध हुआ जबकि उपनिवेश देश गरीब हो गया। जैसे जिस पर ये उपनिवेश बनाया अपना, जिस पर ये औपनिवेशिक शासन बनाया, वो गरीब हो गया और यूरोप देश अमीर हो गया। ये सारा प्रभाव था इसका। उपनिवेशवाद ने दुनिया को बदला, लेकिन इसके घाव आज भी बाकी है। घाव मतलब ये उन देशों को गरीब बना दिया जिन पर ये अपना उपनिवेश शासन किया। उन्होंने क्या क्या किया, तो स्वतंत्रता का हनन किया। पुराने लोग जैसे दादाजी लोग ऐसे ऐसे बात बोलते थे जिससे मतलब अंदर में दिल में घाव लगता है कि साले चूतिए लोग करते थे कैसे काम। ठीक है, वो लोग क्या करते थे, अगर आप उसके यहाँ काम नहीं करने जाओ तो जबरदस्ती पकड़ के ले जाते थे। काम अच्छे से नहीं करो, बीमार हो तो भी कोड़ा बरसाता था ऊपर से, कि काम आपको करना ही है। तो क्या हुआ, स्वतंत्रता का हनन हो गया, गरीब और असमानता आ गया। ठीक है, गरीब क्यों, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा पैसा वैसा देखेगा तो वो क्या करते थे, किसी बिन किसी बहाने से आपसे ले लेता था, या तो फिर आपका बिजनेस ही चौपट कर दिया, अपना बिजनेस वहां पे खड़ा कर दिया। तो ये आपका गरीबी और असमानता भर दिया पूरा देश में, और संसाधनों का लूट किया और पर्यावरण की हानि की। जहां मन किया उसे फ्लैट बनाया, जड़ जंगल सब कटवा दिया। जहां पे उसे देर लगा कि नीचे अगर कोयला है तो यहाँ से जंगल कटवा के कोयला निकाल लो, हीरा मोती सोना चांदी है वहां से निकलवा लो। ठीक है, पर्यावरण क्या हो रहा है पता नहीं, तो संसाधन भी लूटा और पर्यावरण की हानि भी पहुंचाई इन्होंने। ठीक है, उपनिवेश के कारण। हमें इतिहास से सीखकर शोषण और असमानता के विरुद्ध एक न्यायपूर्ण और समतामूलक विश्व का निर्माण करना चाहिए। ये आपका विजन है, आंसर में लिख सकते हैं। आगे है रिंडर पेस्ट। क्या है, रिंडर पेस्ट एक बीमारी था। क्या था भाई, तो वो बीमारी था। वो क्या बीमारी था भाई, तो रिंडर पेस्ट एक घातक पशु रोग था जिसने 19वीं सदी में अफ्रीका में भारी तबाही मचाई और उपनिवेशवादियों के लिए नियंत्रण करना आसान बना दिया। जैसे क्या हुआ कि एक पशु रोग हुआ और वो रोग सबके पशु को मार दिया। अफ्रीका में लोग मान के चलते हैं कि आपके पास पैसा नहीं तो क्या है, धन है। कौन धन है, चावल है, आटा है, या तो कुछ भी नहीं है तो बकरी पालते हैं तो बकरी ही धन है, गाय बैल ही धन है, काड़ा भैंस ही धन है। ठीक है, कोई हाथी पालता है तो हाथी ही धन है। लेकिन ये कमीना रिंडर पेस्ट एक बीमारी आया, सब भेड़ बकरी मर गया। ठीक है, गाय भी मर गई, काड़ा भैंस, भैंस का दूध आदमी पीता था उससे जिंदा रहता था, भैंसियों मर गई। अब क्या हो गया कि आदमी के अंदर काफी गरीबी आ गया। देखिए कैसे मरा है गाय बैल, सब चील कौआ नोच के खा रहा है। तो वो मर गया तो लोगों में और गरीबी आ गया। ठीक है, तो अंग्रेज लोग का तो पैर पकड़ना मजबूरी हो गया लोगों का। वही हो गया कि इन्होंने भारी तबाही मचाई और उपनिवेशवादी मतलब समझिए अंग्रेज, उनके लिए इन लोगों पर नियंत्रण करना आसान हो गया। अब उसके पास खाना भी नहीं है, गाय बैल भी नहीं है। ठीक है, तो जो बोलेगा अंग्रेज, हाँ भाई मेरे घर में पोछा लगा देना, तो लगाएगा ही, नहीं तो आदमी क्या करेगा, भूखे मरेगा। तो नियंत्रण करना आसान हो गया। ये रिंडर पेस्ट क्या था भाई, ये रिंडर पेस्ट बहुत ज्यादा खत्म चीज था। यह एक संक्रामक वायरस रोग था जो मुख्य रूप से गाय बैल भैंस और अन्य बड़े पशुओं को होता था। यह रोग तेजी से फैलता था और लगभग 100% घातक था। मतलब एक बार फैल गया तो मरेगा ही मरेगा। यह रोग 1880 के दशक में एशिया होते हुए
अफ्रीका पहुंचा, मतलब एशिया में भी इन्होंने कांड किया था, यानी कि यहाँ भी लोगों का देख लीजिए, गाय बैल का कंकाल है, इसे उठाने वाला आदमी नहीं है, इतना मर गया। अरे एक दुगो मरता है तो चलो उठा के आदमी ले जाके दफना देता है, चाहे कुछ उसका कर देता है। अब सब बेलवे मर जाएगा, वो छोड़ो साला, कितना उठाएंगे, ऐसे ही छोड़ दिया। तो अफ्रीका में लाखों पशु रिंडरपेस्ट से मर गए और 90% तक पशुधन नष्ट हो गए कुछ क्षेत्र में, ठीक है। आगे है पशुधन अफ्रीका लोगों के लिए आजीविका आजीविका भोजन, दूध, खेती और परिवहन का मुख्य साधन था। देख लीजिए, पैसा भी उसी से कमाता था, दूध खाता था, भोजन, मांस, ठीक है, परिवहन, बैलगाड़ी बना लिया, ढिक चिक चल रहा है उसमें, तो परिवहन का भी काम करता था। और पशुओं के मरने से भूखमरी और गरीबी के शिकार हो गए लोग, और अंग्रेज अब उस पर पावर चलाना शुरू कर दिए। खेती और व्यापार, खेती, व्यापार और परिवहन पर भी गहरा असर पड़ा, समाज की आर्थिक रीढ़ टूट गई। अब है कमजोर और पशुहीन समाज पर उपनिवेशवादियों का नियंत्रण स्थापित करना आसान हो गया, वही चीजें जो हमने आपको बताया। अब आगे है अफ्रीका में उपनिवेशवाद कैसे फैला, तो समझ लेते हैं। यूरोपीय देश ने 1885 में बर्लिन सम्मेलन किया और उसमें अफ्रीका को आपस में बांट लिया। कैसे उपनिवेश बना, तो 1885 में क्या किया, बांट लिया। ये लोग बड़ा होशियार था। जब गरीब सब जनता हो गया तो यूरोप का आदमी बोला कि थोड़ा देर दूर तुम राज करो, थोड़ा दूर हम। बोलता है कि अनकर चुका अनकर घी, बांटे वाला लागल की, वही हिसाब है। ये मतलब अफ्रीका के लोग थे, वो लोग गरीब हो गए, इन लोग यूरोप वाला बांट लिया, ठीक है। तो यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बंटवारे की योजना बनाई। यूरोपीय देश जो थे उन्होंने अफ्रीका को बांट लिया। कैसे कैसे बांटा, देखिए, अफ्रीका के किसी भी शासक या लोगों से कोई राय नहीं लिया गया, यानी कि अफ्रीका के लोग को नहीं पूछा गया कि वो फलना आदमी उधर राज करना चाहता है, करने देगा, कोई मतलब नहीं, ये लोग अपने पावरफुल था। और अफ्रीका को आपस में कैसे बांटा, ब्रिटेन ने बांट लिया आधा दूर, फ्रांस ने बांट लिया, फोटो में देख लीजिए, लाल वाला ब्रिटेन, ब्रिटेन सबसे बड़ा तो कमीना वही था ने, देखिए कितना जगह लिया है। फ्रांस को दिया ब्लू वाला, ये अफ्रीका महादेश है। जर्मनी को हरा वाला क्षेत्र दे दिया, ठीक है। पुर्तगाल को दिया ये वाला सैफरन वाला, फिर स्पेन को दिया येलो वाला, इटली को दिया भूरा, भूरा कलर कहाँ है, यहाँ पर है, इटली को थोड़ा मोटा चटा दिया, और अन्य देश को भी थोड़ा थोड़ा दे दिया, और अफ्रीका को पूरी तरह से बांट लिया इन लोगों ने, यूरोपीय देश वालों ने, ठीक है। सीमाएं मनमानी तरीके से बनाई, कबीलों, भाषाओं, सांस्कृतिक और भौगोलिक तथ्यों की अनदेखी की गई। जैसे देखिए, ये लोग सीमा जो बनाया कि जर्मनी वाला इतना दूर राज करेगा, फ्रांस वाला इतना दूर राज करेगा, भैया अगर यहाँ आप लाइन खींच दिए हैं, और अगर एगो जाति, समझिए, एगो कबीला वाला अफ्रीका में अगर इतना दूर में रहता है, ठीक है, तो बड़का दादा इधर और छोटका दादा इधर, बड़का दादा पर जर्मनी वाला राज करेंगे, छोटका दादा पर फ्रांस वाला, भाई ऐसे चलेगा। लेकिन इन लोगों का जो शोषण किया गया कि हम जो बोलेंगे तुमको करना है, ये बोलेगा वो करना है, तो इस तरीके से हुआ, और भौगोलिक तथ्यों की अनदेखी की गई। मतलब वो लोग क्या चाहता है, आम आदमी क्या चाहता है, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, और इस तरीके से उपनिवेश का प्रभाव पड़ा अफ्रीका पर। देख लीजिए, इंची से खींच रहा है, साला लग रहा है जैसे कि बाबूजी का खेत रहे, समझे। तो इस तरह से टान दिया, जिसका जो गया गया, सब में बांट लिया, ठीक है। ये सारी चीजें किया इन लोगों ने। तो उपनिवेश अच्छा नहीं था, खराब ही था, लेकिन इसको महा खराब ही कहेंगे। इससे संघर्ष बढ़ गया। अब क्या हो गया कि मतलब जहां मन तहां ये लोग बांट लिया, उससे क्या हो गया, आपस में लड़ाई होना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, कबीलों और समुदाय के बीच संघर्ष शुरू हो गया। अब क्या हो गया कि हम उधर नहीं जाएंगे, आप इधर नहीं जाएंगे, तो उधर मेरा खेत है तो कैसे नहीं जाएंगे, जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो गया, आपस में लड़ाई होना शुरू हो गया। और उपनिवेशवादियों कई जगहों पर गृह युद्ध, विद्रोह और अस्थिरता बढ़ी। अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग लड़ाई कर दिया। उपनिवेशवादियों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जैसे भारत में अपनाया था। इसको बोल दिया कि भाई तुमको इधर ला दे दिए तो तुम क्यों आने देता है उधर वाले को, ठीक है, लेकिन इधर वाले का खेत है तो जाएगा ही, तो आपस में दोनों बस
फटाफट लड़ाए। एक दो कमीना चूहों को ये लोग अपने जाल में फंसाया, उसको कुछ चारा दिया और आपस में लड़ा दिया। ठीक है। अफ्रीका का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास रुक गया। और अफ्रीका अब अभी भी देख सकते हैं, अफ्रीका में अभी भी ट्राइब बहुत ज्यादा है। नेल्सन मंडेला हमने पढ़ाया था, उसमें भी कुछ चीजें हैं जो उसके दुख को बताता है अफ्रीका को। देखिए ये सारी चीजें हैं जो ऐसे करके बांट लिया गया है। अभी आपको छोटा छोटा में थोड़ा कम दिख रहा होगा। अब उससे क्या हुआ कि माइग्रेशन होना शुरू हो गया। तो एक क्वेश्चन अगर पूछेगा कि माइग्रेशन या प्रवास क्यों हुआ, प्रवास मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर चले जाना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास कैसे हुआ, 19वीं और 20वीं सदी में लाखों लोग अपने देश छोड़कर बेहतर जीवन की तलाश में दूसरे देश चले गए, उसी को कहते हैं प्रवास। क्या कहते हैं, प्रवास। ये क्यों हुआ, तो रोजगार की खोज में, दूसरे देश में काम मिल रहा था, वहां पे साला आपस में लड़ लड़ के मर रहा था तो काम करने के लिए गया। दूसरा गरीबी और भूखमरी के कारण गया, यानी कि यहाँ पे खाना अच्छे से नहीं मिल रहा था, जीवन की परिस्थितियां खराब हो रही थी, इसके कारण छोड़ दिया। बेहतर जीवन की इच्छा में लोग दूसरे देश चले गए। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगे। मुख्य गंतव्य स्थल कहाँ कहाँ रहा, तो अमेरिका ज्यादा लोग गया और ऑस्ट्रेलिया ज्यादा लोग गया। ठीक है, और उससे प्रभाव क्या पड़ा, तो लाखों लोगों का नए देशों में बसना हुआ और नए देशों की अर्थव्यवस्था के विकास हुआ। यानी कि नए देश में गया तो वो ऐसे भी ज्यादा अच्छा से काम करेगा, ज्यादा अच्छा पैसा कमाएगा, उसका अर्थव्यवस्था बढ़ेगा। विभिन्न संस्कृतियों का मेल हुआ और समाज धीरे धीरे बदला। तो प्रवास ने न केवल लोगों का जीवन बदला बल्कि दुनिया को भी बदलकर रख दिया। ठीक है, अब वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कुछ देखते हैं। जैसे व्यापार बढ़ा, जब एक दूसरे देश में गया लोग तो तेज तरार लोग गया, वहां पे अच्छा फैक्ट्री खोला, अच्छा भी व्यापार बढ़ाया, नया नया टाइप का व्यापार किया। कोई गुपचुप खोल दिया, कोई इंडिया का ले जाकर वहां पर पानी पूरी खोल दिया, कोई डोसा इडली, मतलब नए नए अलग अलग देशों से जाएंगे तो अलग अलग तरीके के व्यापार खोलेंगे। तकनीक में विकास हुआ, जो अच्छे लोग थे वही एक जगह से दूसरे देश जाते हैं, बुड़बक आदमी नहीं जा पाते हैं। ठीक है, जो तेज तरार लोग होते हैं वो तेज अच्छे जीवन की तलाश में चले जाते हैं, तो जहां जमा होते हैं वहां सिर्फ अच्छे लोग हो जाते हैं। तो तकनीकी विकास भी वहां हुआ, जीवन का स्तर भी बेहतर हुआ। कोई लोग विदेश गया और विदेश से जब वापस आया तो आम आदमी को भी, अपने आसपास के चचा मौसा फूफा को भी लेके गया, तो वहां वो भी तेज हो गया। तो उस तरीके से क्या हुआ कि जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होता गया। ठीक है, हाँ, ये सारी चीजें हैं। वैश्वीकरण ने व्यापार, तकनीक और जीवन स्तर तीनों को बेहतर बनाकर विश्व को अधिक समृद्ध और एक दूसरे से जोड़ दिया। और वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या क्या पड़ा, तो असमानता बढ़ी, उपनिवेशवाद और शोषण भी बढ़ा, और बीमारियां और संकट भी वहां से आया। जैसे विदेश से अभी कुछ दिन पहले कोरोना आ गया था, ये सारी चीजें थी। ठीक है, हाँ, अब वैश्वीकरण का ये सारा पहलू था। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जो कि वैश्वीकरण इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को हमने आज डिस्कस किया है। और भी जो चैप्टर में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं वैश्विक दुनिया का निर्माण से, वो लेकर आएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।